सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी और बीएनएस की धारा 85, 86। इस कानून का जितना ज्यादा उपयोग हुआ है उतना ही ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है। आज खास करके मेट्रोपॉलिटन में ऐसे केसेस की संख्या, जिसको क्रुएल्टी और दहेज उत्पीड़न का केस के नाम से जानते हैं आप लोग, की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अब छोटे शहरों और कस्बों में भी ऐसे मामला बढ़ता ही जा रहा है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसी से संबंधित एक नया जजमेंट आया है। आज हम लोगों का चर्चा का विषय यही है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आमतौर पर दहेज उत्पीड़न का मामला जब कोर्ट में आता है या कोई भी महिला दहेज उत्पीड़न का केस करती है, उसमें वो महिला केवल पति को ही इन्वॉल्व नहीं करती है, बल्कि उस घर में रहने वाले सारे सदस्य, सास, ससुर, भैंसुर, देवर, ननद, जितने भी सारे लोग हैं, सबका नाम उसमें डाल देती है और सबके खिलाफ कुछ न कुछ उसमें कहती है, झूठ या सच। कभी कभी तो घर के बाहर के सदस्यों का भी नाम दे दिया जाता है, जैसे दूर के रिश्तेदार, जैसे दामाद हो गए जो उस घर में रहता ही नहीं है, या फिर उसके फूफा हो गए, उसके मामा हो गए, उसके कोई और ताऊ हो गए या कोई और हो गया। ऐसे लोगों का भी नाम इसमें दे दिया जाता है ताकि पूरा परिवार उलझ जाए। हालांकि कोर्ट अब इन मामलों को समझने लगा है और धीरे धीरे पता चलने लगा है कि ऐसे केसेस में इन लोगों का नाम डालना क्या उद्देश्य दर्शाता है। ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें उस महिला ने अपने पति के अलावा सास, ननद का भी और नंदोई का भी, जो उस घर का दामाद है, उसका भी नाम ऐसे मुकदमे में लिखवाती है और ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलता है। ट्रायल कोर्ट भी सभी को गवाही और साक्ष्य के आधार पर सजा सुना देती है। इस केस में जो व्यक्ति दामाद था, वो व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहां अपनी अर्जी लगाता है। वहां वो बताता है कि पति, ननद, सास तो समझ में आता है, लेकिन जिस घर में मैं रहता ही नहीं हूं, तो मेरा वहां क्या रोल हो सकता है, और मुझे इस केस में झूठा घसीटा गया है। वो बताता है कि मुझे बेवजह फंसाया गया है, मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, मेरे खिलाफ कोई भी गवाह एक शब्द भी नहीं बोला है, और सबसे बड़ी बात कि ये केस जनवरी 2010 का है और मेरी शादी ही उस घर में अक्टूबर 2010 में हुई है। मैं उस घर का सदस्य ही इस साल के अंत में बना हूं, तो मैं उस क्रुएल्टी का पार्ट कैसे हो सकता हूं? हो सकता है लड़का हो उस क्रुएल्टी का पार्ट, सास हो, ननद हो, लेकिन चूंकि मेरी वाइफ उस क्रुएल्टी का पार्ट है, इस ग्राउंड पे मुझे सजा मिलना ये कहीं से जायज नहीं है। और जब मैं उस परिवार का हिस्सा ही नहीं था, तो मैं क्रुएल्टी का पार्ट कैसे हो सकता हूं? मैं इस केस में इन्वॉल्व कैसे हो सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि जो एलिगेशन लगा हुआ है, जो एलिगेशन उस महिला ने लगाया है, वो एक जनरल एलिगेशन है और वेग एलिगेशन है। कोई भी सबूत इस आदमी के खिलाफ, मतलब जो दामाद है उसके खिलाफ पूरे फाइल में नहीं है। कोई भी गवाह इस व्यक्ति यानी जो दामाद है उसके खिलाफ
किसी ने कुछ नहीं बोला, और यदि उसकी ननद ने क्रुएल्टी करी है तो ये जरूरी नहीं है कि नंदोई भी उस क्रुएल्टी का पार्ट हो। और क्रिमिनल केसेस में ये प्रिज्यूम कर लेना कि यदि ननद ने या ननद का उस केस में एक्टिव रोल रहा है तो नंदोई भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, ऐसा प्रिज्यूम कर लेना ये क्रिमिनल केसेस में बिल्कुल सही नहीं है। और ये जो सज़ा सुनाई गई है ये जस्ट प्रिजम्पशन के आधार पे है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्ट प्रिजम्पशन एंड एजम्पशन के आधार पे किसी को भी सज़ा नहीं सुनाया जा सकता है। सज़ा सुनाने के लिए उसका अपराध बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होना चाहिए। प्रीति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, यह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे मुकदमे में, जो दहेज उत्पीड़न के ऐसे मुकदमे होते हैं, इसमें छोटी सी बातों को बहुत पहाड़ बनाया जाता है, मतलब राई को भी पहाड़ बना दिया जाता है और ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है जो कभी इसका पार्ट रहा ही नहीं है। इसमें चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और परिवार के सारे लोगों को, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी इसमें लपेट लिया जाता है ताकि पूरा परिवार ही उलझन में आ जाए। अचिन गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का बहुत ज़्यादा मिसयूज होने पर चिंता जताई है और सरकार से गुहार भी लगाया है कि इसके मिसयूज को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए और इस कानून में बहुत ज़्यादा ही सुधार की ज़रूरत है ताकि इसको मिसयूज होने से रोका जाए। इसी वक्तव्य के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके दामाद को, उस घर के दामाद को, उस व्यक्ति को जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसा लगा ये जजमेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।